दिल्ली सीमा पर अपनी मांगों को लेकर जमे किसान संगठनों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। इस दौरान कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब 9 तारीख को सरकार किसान फिर आमने सामने होंगे। किसान संगठन पीछे हटने को राजी नहीं है और सरकार के फॉर्मूले किसानों को मंजूर नहीं है। अब इंतजार 9 दिसंबर का है। किसानों के समर्थन में कई राज्यों के संगठन और नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसान यात्रा पर अड़ी हुई है। हालात को देखते हुए लखनऊ में अखिलेश यादव के घर से लगी सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। शहर में विक्रमादित्य मार्ग को सील कर दिया गया है। उधर दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। 6 दिसंबर 2020 से 2 जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी। गौतम बुद्ध नगर में बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। नोएडा से सटी सीमा पर भी किसान जमे हुए हैं और कई जगहों पर सीमा बंद है। दिल्ली की सीमा पर तो हालात और भी खराब हैं। आज दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे पर गाजियाबाद से दिल्ली का ट्रैफिक आंदोलन के चलते बंद रहेगा। दिल्ली आने के लिए लोगों को डीएनडी से सफर करने की सलाह दी गई है। कृषि कानून के खिलाफ किसान 8 दिसंबर को भारत बंद पर अड़ गए हैं। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने ऐलान किया कि कल सुबह से दोपहर 3 बजे तक पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान दूध और सब्जी की सप्लाई भी बंद करने की चेतावनी दी गई है। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत तय है। उससे पहले किसान सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। किसान आंदोलन और भारत बंद को करीब करीब सभी विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। कांग्रेस, आप और आरजेडी समेत 11 पार्टियों ने बंद की अपील को जायज ठहराया है। महाराष्ट्र और गुजरात के व्यापार मंडल ने भी 8 दिसंबर के बंद का समर्थन किया है। हरियाणा और पंजाब में भी मंडियां बंद रहेंगी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सरकार को नसीहत दी है कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। बीजेपी को किसान आंदोलन में विदेशी साजिश और फंडिंग की बू आ रही है। पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने आंदोलन में कनाडा और खालिस्तान समर्थकों की भूमिका की जांच की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी आंदोलन के पीछे साजिश का शक है। कैलाश चौधरी के मुताबिक विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। कृषि राज्य मंत्री ने आंदोलनकारियों को नकली किसान बताया और कहा कि असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में आया एनआरआई किसान मोर्चा भी सक्रिय हो गया है। विदेश में रहने वाले पंजाब के लोगों ने बरनाला में करीब 5 लाख रुपए की मदद भेजी है। उधर दिल्ली की सरहदों पर हजारों किसान डटे हुए हैं। दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल और आरएएफ की बड़ी तादाद में तैनाती की गई है। उधर ग्वालियर से दिल्ली आ रहे किसानों का हरियाणा के पलवल में पुलिस से सामना हो गया, जिसके चलते हाईवे पर कई किलोमीटर जाम लग गया। बंगाल की ममता सरकार और राजभवन के बीच तनातनी और बढ़ गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार को संविधान के मुताबिक काम करने की नसीहत देते हुए चेतावनी दी है कि उन्हें एक सीमा के बाहर कार्रवाई के लिए मजबूर न किया जाए। उधर सीएए पर फिर से हुंकार भरते हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अगले साल जनवरी में सबसे पहले बंगाल से नया कानून लागू होगा। वहीं बंगाल की सियासी हलचल भी तेज है। ममता के एक और मंत्री ने बागी सुर अपना लिए हैं। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने कहा है कि पार्टी में चापलूसों का बोलबाला है। दक्षिण भारत में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। फिल्म स्टार विजय शांति ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज वो बीजेपी में शामिल होंगी। इस्तीफे के बाद विजय शांति रात को ही दिल्ली पहुंच गई और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके साथ कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बांदी संजय और गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी थे। कांग्रेस से पहले विजय शांति टीआरएस में थी। उनके साथ टीआरएस के कई नेता भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। राजस्थान में सत्ता का घमासान अभी थमा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दावा ठोका है कि जिस दिन सीएम अशोक गहलोत अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे उसी दिन उनकी सरकार गिर जाएगी। कटारिया के मुताबिक गहलोत कैबिनेट में सबको शामिल नहीं कर सकते, इसलिए वो विस्तार से बच रहे हैं। कटारिया ने यह भी कहा कि गहलोत सरकार 6 महीने में आंतरिक कलह के चलते खुद ब खुद गिर जाएगी। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन 95% असरदार होने के सबूत हैं। वैक्सीन को इंग्लैंड और बहरीन में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी मिल गई है। हालांकि भारत में इसके इस्तेमाल में बड़ी अड़चन ये है कि वैक्सीन को -17 डिग्री पर स्टोर करना होगा।
भारत में संभावित कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। गुजरात में वैक्सीन के स्टोरेज और वितरण के लिए 2000 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम कर लिया गया है। उधर पंजाब सरकार ने वैक्सीन आने पर राज्य को प्राथमिकता देने की मांग की है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में मौत के ज्यादा आंकड़ों का हवाला देते हुए पीएम मोदी को खत लिखा है। दिल्ली में कोरोना के हालात में थोड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में करीब 2700 नए मरीज सामने आए, जबकि 69 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में 73,000 टेस्ट किए गए। वहीं रिकवरी रेट पहली बार 94% के पार हो गई है। दिल्ली में कुल कोरोना मामले 6 लाख के करीब हैं। जम्मू कश्मीर में आज चौथे चरण के डीडीसी चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अब तक 3 चरणों में 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। तीसरे चरण में हुई छिटपुट हिंसा के मद्देनजर आज सुरक्षा इंतजाम और भी सख्त कर दिए गए हैं। चौथे चरण की वोटिंग से पहले बारामूला में आतंकियों के अड्डे से सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। आतंकियों ने एक बंकर में कई रॉकेट और ग्रेनेड जमा कर रखे थे। मध्य प्रदेश का लव जिहाद कानून दूसरे प्रदेशों से ज्यादा सख्त होगा। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सरकार प्रस्तावित कानून में आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है। इसके अलावा पीड़ित को गुजारा भत्ता का इंतजाम भी किया जा सकता है। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक विधेयक को जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। अभिनेता सैफ अली खान अपनी आने वाली फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवादों में घिर गए हैं। फिल्म को लेकर सैफ ने रावण के किरदार पर कुछ बयान दिए, जिससे उन पर रावण के महिमा मंडन का आरोप लग रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने पर सैफ ने माफी मांग ली। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम सैफ पर हमलावर हैं। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मकारों को चेतावनी देते हुए हिंदू आस्था को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है। अंबाला में कूड़े के ढेर में पड़े एक्सपायरी परफ्यूम की बोतलों में जबरदस्त ब्लास्ट की खबर है। इस हादसे में 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। 3 युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक ब्लास्ट के बाद वहां आग लग गई। हालांकि बड़े नुकसान से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। जौनपुर में एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवक शादी समारोह के दौरान तमंचा लहराते हुए वीडियो में रिकॉर्ड हो गए। पुलिस के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए बेंगलुरु जाने वाले दंपत्ति के बैग से लाखों के आभूषण गायब हो जाने से हड़कंप मच गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट थाने में पीड़ित पति पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही शिकायत दरभंगा पुलिस के पास भी है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पाया गया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चोरी की या बैग को टेम्पर करने की कोई घटना नहीं हुई है। अब दरभंगा पुलिस एयरपोर्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पीड़ित ने दरभंगा एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ पर ही उनके बैग से जेवर चोरी करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में युवक के जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई है। इस आगजनी में 4 मवेशी भी झुलस गए। आग देर रात करीब 1 बजे लगी। हादसा तब हुआ जब मवेशियों को बचाने के लिए युवक कच्चे मकान के अंदर घुस गया, लेकिन मवेशियों को बचाने से पहले ही जलते मकान की छत गिर गई और वो आग की चपेट में आ गया। सोनभद्र में प्रधान और ग्राम सचिव के भ्रष्टाचार से तंग आकर एक युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उसे धमकियां दी जाने लगी। युवक प्रधान और सचिव के खिलाफ जांच की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र के अकोला में गोवंश से भरा ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने जब ट्रक को रोकना चाहा तो ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। हालांकि अकोला पुलिस ने पीछा कर ट्रक को रोक लिया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवर कंटेनर छोड़ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक से 60 से 70 गोवंश को बचाया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक युवक युविन की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात वहीं लगे एक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसमें हमलावर युविन को गोली मारते साफ देखे जा सकते हैं। सफेद रंग की एक कार में सवार लड़कों से पहले युविन की बहसबाजी हुई और ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने इसे गोली मार दी। सीसीटीवी में बीच बचाव करती एक महिला भी दिखाई दी, जिसकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है। मृतक युविन पर पहले से कुछ मुकदमे दर्ज थे। आशंका है कि ये गोलीकांड किसी गैंग से रंजिश का मामला हो सकता है। मथुरा में थाना गोवर्धन पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के कब्जे से 5 तमंचे और कारतूस जब्त किए गए हैं। पकड़े गए बदमाश अब तक सैकड़ों लोगों के साथ
ऑनलाइन ठगी कर चुके हैं। पुलिस इनके दूसरे साथियों की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। जैसलमेर के लाठी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। दरअसल पोकरन फील्ड फायरिंग रेंज से अनाधिकृत रूप से ब्लाइंड टैंक के अनफटे बम को चुराने के बाद 11 साल का एक बच्चा उससे छेड़छाड़ कर रहा था। इसी दौरान उसमें जोरदार धमाका हुआ, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। पुलिस और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल से लकड़ी के कुछ पैलेट्स और सेना के उपयोग में आने वाले सामान भी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जमीन की मेड़ काटने का विरोध कर रही इंटर की छात्रा की भरी पंचायत में चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना में मृतक छात्रा के पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना तरकुलवा थाना क्षेत्र के शाहपुर पुरैनी गांव का है। विक्रम गौड़ और राम भरोसे के बीच मेड़ का विवाद बहुत दिनों से चल रहा था। पंचायत में विवाद सुलझाने के लिए दोनों मौजूद थे। इसी दौरान राम भरोसे ने विक्रम गौड़ पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने गई बेटी काजल पर भी राम भरोसे ने वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पंजाब के मुक्तसर जिले के गांव सराना बेदाला में घरेलू विवाद को लेकर एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और उसके बाद अपने छोटे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वो घर से फरार हो गया। कत्ल का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। बिहार के खगड़िया में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि जिले में पिछले 10 दिनों में आधा दर्जन से अधिक लोगों की हत्या को अंजाम दिया जा चुका है। बेखौफ बदमाशों ने बेलदौर थाना से महज कुछ ही दूरी पर स्थानीय जेडीयू नेता और पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरेश राम की गोली मारकर हत्या कर दी। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को तब अंजाम दिया जब नरेश शाम सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। संयुक्त राष्ट्र ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते 2030 तक 207 मिलियन लोग बेहद गरीब होंगे। कुल मिलाकर 1 बिलियन से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले 6 करोड़ 69 लाख के पार हो गए हैं। महामारी में अब तक 15,36,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। अभी तक 4 करोड़ 63 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना का कहर नहीं रुक रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते मैक्सिको की सरकार ने लोगों से घरों में रहने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा, छुट्टियों के मौसम में घरों से बाहर नहीं निकले लोग। यहाँ 11,68,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 1,09,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना मामलों को देखते हुए साउथ कोरिया की राजधानी सियोल और आसपास के इलाकों में सख्त नियम कर दिए गए हैं। 50 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगी है। जिम और बार बंद कर दिए गए। खेल कार्यक्रम बिना दर्शकों के आयोजित होंगे। लॉकडाउन का ब्रिटेन में असर हुआ है। कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते 1 लाख कोरोना संक्रमित लोग कम हुए। ब्रिटेन के मंत्री ने ब्रेक्सिट डील को लेकर बड़ी बात कही है। अगर यूरोपीय संघ के साथ समझौता नहीं हुआ तो ब्रिटेन इसके लिए तैयार है। बता दें, पिछले कई महीनों से ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच ब्रेक्सिट को लेकर बात चल रही है। व्यापार मुद्दे पर डील उलझा हुआ है। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादे की मौत से लोगों में गुस्सा है। लोगों ने उनकी कब्र पर जाकर नारे लगाए। सरकार से उनकी मौत का बदला लेने की मांग की। ईरान इसके लिए इजराइल को मौत का जिम्मेदार ठहरा चुका है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।